डीडी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। हम नमन करते हैं उन वीर जवानों को जिन लोगों ने अपनी जान की कीमत पर हमें सरहदों के अंदर सुरक्षित रखा। हम बात करते हैं 1999 के कारगिल युद्ध की, जिसमें पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात करने का असफल प्रयास किया। हमारे जवानों ने भारत माँ की उस भूमि को, जिस पर पाकिस्तानी हाथों के दाग लगे थे, उन्हीं के खून से धोकर साफ कर दिया। ये वीरता की वो गाथा है जिसको हर भारतीय लंबे समय तक याद रखेगा। आज चर्चा में हमारे साथ दो लोग उपस्थित हैं। प्रभात रंजन दीन साहब हैं जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रक्षा जो पूरी रक्षा की तैयारियां हैं कैसे की जाती है उस पर निगाह रखते हैं। दूसरे हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी हैं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, और जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। प्रभात जी, इस चर्चा को बड़ी गंभीर चर्चा है। जो वर्तमान हालात रहे होंगे, 21 साल पहले की जो परिस्थितियां रही होंगी, जो कारगिल की पहाड़ियां हैं जिन पर पाकिस्तानी फ़ौजों ने कब्जा कर लिया था। पहले उन्होंने कहा कि ये अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, और बाद में पता चला कि पाकिस्तानी फ़ौजें। ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, भारत के लिए, और पाकिस्तान इनको लेने का बार बार प्रयास क्यों करता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल। और अपनी बात शुरू करने के पहले रामेन जी, कारगिल विजय स्मृति दिवस के दिन वो जितने भी शहीद थे और जितने भी जख्मी सैनिक हैं हमारे, उन सब लोगों के प्रति, शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि। और जो विकलांग हुए, जो सेना में जो घायल हुए, जख्मी हुए उस युद्ध में, तो उनके प्रति हार्दिक सहानुभूति है और पूरा समर्थन है हृदय से। जनरल साहब भी बैठे हैं, अपने अनुभव बताएंगे, और मेरा भी जो अपना अनुभव है, जैसा आपने कहा कि सेना मेरी रुचि का विषय है और मैं इस पर लगातार काम करता रहता हूँ। तो कारगिल जो आपने बताया कि जिस पॉइंट पर झगड़ा हुआ, जो द्रास सेक्टर की जो चोटियां हैं जी, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जो भौगोलिक रणनीतिक जो महत्व है उस क्षेत्र का, वो ये है कि जैसे आप कॉमन भी अगर मान लीजिए कि सेना बोलचाल की भाषा में भी अगर बात करती है, तो आप ये जानते हैं कि जो ऊपर बैठा है वो ज्यादा ताकतवर है और जो नीचे से लड़ रहा है उसकी शक्ति थोड़ी कम पड़ती है। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर से पूरे सारे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। और आपको याद होगा, आप उस फ्लैशबैक में चलें तो उसमें याद होगा कि आपके यानी हमारे जो भारतीय सैनिकों की जो ज्यादा शहादत हुई वो इस वजह से हुई कि हम नीचे थे और वो ऊपर थे जी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कारगिल का जो युद्ध है वो एक विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारे लिए गौरव की तो बात है ही, लेकिन यह युद्ध जो है ये हमें सीखने का मौका देता है, क्योंकि कारगिल युद्ध जो है वो कारगिल युद्ध हमारी खामियों की वजह से उत्पन्न युद्ध है। अब ये मैं दो मिनट आपका समय लूंगा जी जी, और मैं आपका ध्यान ये दिला दूं कि जो कारगिल युद्ध के बाद जो एक कमेटी बनी, आप सब जानते हैं, कारगिल कमेटी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर उसको लागू करने की तमाम संभावनाओं, और इस पर फिर एक गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक ये बना, और उन्होंने भी रिकमेंड किया कुछ चीजें। कई चीजें रामेन जी उसमें गोपनीय हैं, क्लासिफाइड हैं, लेकिन हम लोग चूंकि सेना को कवर करते रहे, जनरल साहब को जरूर पता होगा, और वो क्लासिफाइड जो हिस्से हैं वो भी आज की तारीख में वो क्लासिफाइड की श्रेणी में रखे जाने के लायक नहीं है, वो सब अब ओपन फैक्ट की तरह है। कि मैं ये आपको बताऊं कि जिस समय कारगिल युद्ध हुआ उस समय हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो मलिक साहब थे, अगर मैं ठीक से, जनरल वीपी मलिक थे। जनरल वीपी मलिक के पहले जो जनरल थे जनरल एस पद्मनाभन, ये हमारे सेनाध्यक्ष हुए। देखिए ये बात सामने में आ चुकी है कि कारगिल अब ये एक युद्ध, अजीबोगरीब युद्ध इसलिए है, युद्ध तो युद्ध है, लेकिन ये युद्ध उस तरह का युद्ध है रामेन जी कि हम अपने घर में निश्चिंत सोए रहे
और हमारे घर में दुश्मन आके बैठ गए और उनको बाहर करने के लिए हमको युद्ध लड़ना पड़ा, तो ये एक जो शहादतों का ये कोई लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और हमारे बीच एक समझौता था कि हम सर्दी की सीजन में हम आर्मी उतारेंगे और ये हिस्सा छोड़ देंगे। उसका वो एक समझौता, तो वो कोई लिखित समझौता नहीं है जी, लिखित समझौता नहीं है, वो एक स्थिति जन्य परिस्थिति जन्य एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उस अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि एक मौसम जब बदलता है तो सब नीचे चले जाते हैं और जब मौसम बदलता है तो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना विजिलेंस छोड़ देंगे। बिल्कुल, वो विजिलेंस छोड़ने की बात मैं 1 मिनट के अंदर में यह बात पूरी कर दूं कि जनरल एस पद्मनाभन जब यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुए, उनका पता नहीं एक पर्सनल कुछ ये रहा होगा मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ। उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के तमाम जो मोडस ऑपरेंडाई है, उसकी जो पूरी जो काम करने का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको बदल दिया उन्होंने। इस बदल दिए जाने की वजह से क्या हुआ कि पूरे 1-1.5 साल का जो अवधि है, उसमें पूरा इंटेलिजेंस जो है, जो अभी सूचनाएं जो है केओस में पड़ गई। पहले क्या होता था कि पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है सीधे मिलिट्री ये ऑपरेशंस को, जो आपके एमजी क्या कहते हैं उसको जनरल साहब, डीजीएमओ, वो हाँ डीजीएमओ को सूचना देते थे। लेकिन अब वो उन्होंने पद्मनाभन ने बदल दिया और उन्होंने कहा कि आप नीचे से ऊपर आएगा, मतलब प्रॉपर चैनल से आएगा। उसमें क्या हुआ कि नीचे से जो गडेरिया सूचना देते थे, भाई गडेरिया हमारे सबसे पहले सोर्स हैं, बिल्कुल, तो वो बता रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, और वो घुसपैठ हो रही है तो ऊपर बढ़ी, और उसके बाद इतने रेड टेपिज्म में और ऑफिशियल इसमें पड़ गया कि वो ऊपर तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाई, और अगर ऊपर पहुंची भी तो बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल, है ना। तो इस वजह से और आपको ये बता दें कि करगिल कमेटी की जो रिव्यू रिपोर्ट है, उसमें ये बात अंडरलाइंड है, रेखांकित की हुई है कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है, इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, रॉ का फेल्योर है, और आईबी का फेल्योर है। उस पर आगे बात बढ़ेगी तो हम फिर आएंगे। मेजर साहब, रणनीतिक तौर पर यह हिस्सा दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कहा जाता है कि सियाचिन का हिस्सा उससे जुड़ता है, उस सड़क से, और लद्दाख का हिस्सा जुड़ता है, इसलिए वो सड़क महत्वपूर्ण है। NH1 जो रोड है वो कहते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि दोनों देशों के लिए वो पहाड़ियाँ, वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए बराबर दिक्कत होती है? पहले तो ये क्लियर कर लो कि कारगिल को हम युद्ध कहते हैं, ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको युद्ध नहीं इस्तेमाल करते। कारण सरकार का अपना है, वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सड़क जा रही है, ये जा रही है श्रीनगर से लेह तक, लेह से आगे सियाचिन तक। तो जो मुशर्रफ का प्लान था उस समय, ये था कि अगर हम यहाँ बैठ जाएं, ये सड़क को बंद कर लें, तो आगे की जो फौज है उनको सपोर्ट करना मुश्किल होगा, और वो जो आगे वाला इलाका है वो बिना लड़े हुए हमारे हाथ में आ जाएगा। इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आ रहे थे, वो कहीं पे नॉर्मली जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, खास तौर पे उस इलाके के, वो पहले लोकल ट्रुप्स को मिलते हैं और फिर पीछे की तरफ जाते हैं। जो आगे बकरवाल या गुज्जर जो घूमते हैं, उनके पास रेडियो सेट से कम्युनिकेशन नहीं है कि वो डायरेक्ट दिल्ली को खबर दे। खबर जाती है लोकल बटालियन, ब्रिगेड, डिव और ऊपर से। तो इनिशियली खबरों में थोड़ा कंफ्यूजन था। उस जमाने में और अभी में जो फर्क है कि आपके पास यूएवीज है, उस समय कम सैटेलाइट्स थे, तो आपको जो इनपुट्स आ रहा था, आपको फ्रेंडली कंट्रीज के सैटेलाइट से आ रहा था, आपके पास खुद अपनी सैटेलाइट्स कम थी। रॉ के इनपुट्स जो पाकिस्तान से आने थे काफ़ी टाइम के ऊपर, वो अनरिलायबल रहते। पर जैसे खबर क्लियर होने लगी अप्रैल मई के महीने में, उसके आगे फिर जब वो प्लानिंग शुरू हुई और जो एक्शन शुरू हुआ, वो अलग कहानी है। पर मेन इरादा ये था कि अगर आपने वापस रीगेन नहीं किया कारगिल हाइट्स को, तो हाइट्स एक बात है, आपका आगे का इलाका भी खतरे में होगा। और उस समय एक और प्रॉब्लम था कि आपके जो हेडक्वार्टर्स थे उस समय, जो कारगिल को कंट्रोल कर रहे थे, वो श्रीनगर में था, और जो 15 कोर हेडक्वार्टर श्रीनगर में था, वो LOC संभाल रहा था, पूरे मिलिटेंसी ऑपरेशन संभाल रहा था, कारगिल, लेह, सियाचिन, सारा कुछ इसके नीचे था। तो ये कुछ ज्यादा ही इलाका था जो एक हेडक्वार्टर के नीचे था, जिसको कंट्रोल करना था।
ये सब टाइम के साथ बदली हुआ। तो ये कारण था जिसके लिए कारगिल जो मुशर्रफ का प्लान था, ओरिजिनल प्लान उसका यही था कि बिना कुछ एफर्ट से हमें ये इलाका हासिल हो जाएगा। बिल्कुल उस समय की जो प्रभा जी जो भी परिस्थितियाँ रही, अटल जी बाई रोड गए कि हमारे पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हों, हम दो देश हैं, एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ गरीबी है दोनों देशों में, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ें, लोगों की जो आम जनता है वहाँ खुशहाल हो, रिश्तों को मजबूत किया जाए, और ये नवाज शरीफ के बुलावे पर गए थे। उसके बाद जो परिस्थितियाँ आई, राजनीतिक नेतृत्व ने कैसे टैकल किया होगा कि हम रिश्तों की मजबूत करने की बात करें और हमारे पीठ में छुरा घोंप रहा है। देखिए ये बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा ये प्रसंग है, इसलिए कि एक तरफ बस यात्रा कर रहे हैं, पीस की बातचीत चल रही है, उसी समय और दूसरा ये है, सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि ये पूरा जो, जैसा जनरल साहब ने भी बताया कि जो घुसपैठ हो रही थी उस सेक्टर में, द्रास वाले सेक्टर में, उसकी सूचना यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, हेड ऑफिस तक अगर पहुंची भी तो बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। उसी तरह से वही हाल करीब करीब पाकिस्तान का भी था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो अपने डिसीजन खुद लेकर परवेज मुशर्रफ ने ये कर लिया, वो सेना भेज दी, और जबकि नवाज शरीफ को पता नहीं था। नवाज शरीफ बिल्कुल जाता है कि उनको नहीं कहा नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि नवाज शरीफ को नहीं पता था। और तब जबकि जब इंटेलिजेंस फेलियर की सूचनाएं आने लगी, उसके बाद तब रॉ सतर्क हुई, और आपको याद होगा कि रॉ ने जनरल मुशर्रफ और जो एक ऑपरेशंस के जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ जो टेलीफोन वार्ता चल रही थी उसको टेप वगैरह किया था। तो ये जो एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं जनरल साहब की बात में कि ये इस सेक्टर को काटने का, भारतवर्ष से काटने का या अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का जो प्रयास है वो कोई 1999 का प्रयास नहीं है रामेन जी। ये जिस समय जियाउल हक जिस समय तानाशाह थे पाकिस्तान के, उस समय भी उनके इस कोर के इस जो भी सैन्य भाषा में कहते होंगे जो कमांडर थे, उन्होंने ये कोशिश की थी। लेकिन ये वो दौर था जिस समय रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा रहा था और अमेरिका का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था, उसमें जनरल जियाउल हक मतलब पाकिस्तान इन्वॉल्व था, इसलिए जनरल जियाउल हक ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जो थ्योरी थी, बेनजीर भुट्टो के सामने भी प्रपोजल लेके, वो जो थ्योरी थी इसको काटने के लिए, इसलिए कि ये इसलिए महत्वपूर्ण, जो आप बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और ये बार बार ये इसको जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही जेन्युइन है कि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि इस पर लगातार जनरल जियाउल हक के समय से ही और लगातार जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हो, बेनजीर भुट्टो रही हो, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ का जमाना आया। और इसमें पॉलिटिकल जो डीलिंग हुई, पॉलिटिकली जो इसको टैकल किया गया, तो पॉलिटिकल टैकल जो है वो अब ये इस सीमा पर हम लोग पहुंच चुके थे कि पहले अपना घर खाली कराना है, बाद में डिप्लोमेसी करनी है। एक विकल्प था बस कि एक ही विकल्प था उस समय, और वो जो विकल्प, उस विकल्प पर भारतीय सेना और भारत की सरकार उसने बड़ा स्ट्रांगली काम किया। और वो जब अपना घर खाली हो गया उसके बाद आइए भाई आप बातचीत करिए, आप बातचीत कर सकते हैं, युद्ध विराम करिए। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में कुछ संवाद उठाए हैं कारगिल के जो घुसपैठ थी, जो हमारे और हमारी सेना और उनकी सेना के बीच जो चीज़ें घटित हुई। उन्होंने कहा कि हमारी पीठ में छुरा भोंकने का जिसने प्रयास किया उसने हमारा पराक्रम देखा है। ये उस घटना से लेकर के और इस घटना तक का संवाद है, और दुनिया ने भारत की रीत नीति और सिद्धांत को समझा है कि हम किसी की इंच भर जमीन लेना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी इंच भर जमीन देना नहीं चाहेंगे, ये हमारा सिद्धांत अब है। तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको, जो मैसेज है प्रधानमंत्री जी? नहीं, ये प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं ये सही है कि ये जो है हम किसी के क्षेत्र में घुसेंगे नहीं, लेकिन हमारा क्षेत्र किसी के कब्जे में न जाए इसका प्रयास करेंगे। और पूरे आप ये देखें कि ये जो इतनी ये इस बात में ऑफ पॉलिटिकल व्यू एंड ये कि जो स्टैंड सेना ने अब लेना शुरू किया है, ये स्टैंड अगर मान लीजिए कि हम पिछले 70 साल से ले रहे होते तो आज ये सीन नहीं होता है ना। और खास तौर पे भारत और चीन के साथ जो संबंधों का जो इधर के दिनों में आपने देखा, और चीन की हरकतें जो लगातार आप देख रहे हैं, वो जो है वो
अब फिर होगा कि आप पॉलिटिकल ये है नेहरू जी की नीतियां थी और इस तरह की नीतियां थी जिनको कि जो डिप्लोरेबल नीतियां थी जो खारिज की जाती हैं समय की कसौटी पे, तो उस वजह से ये सारी गतिविधियां हुई। श्वेत कबूतर वाला समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा। अब ये जो है ये सेना जो है, ऐसा क्या हुआ कि 1962 तक पिटते रहे और 1965 के बाद हम युद्ध जीतते रहे? तो एकदम सीधा सीधा ये है मसला। तो खैर मेरे ख्याल थोड़ा सा गलत है जो आपने बोला। एक मिनट उस विवाद के, एक मिनट में हम अपनी बात पूरी कर लें। हम 1 मिनट में बात पूरी कर लें। तो हम उस विवाद के इसमें नहीं आना चाहते कि चूंकि पॉलिटिकल तमाम तरह के रिजर्वेशंस और प्रिजर्वेशंस हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जो करगिल के समय में जो हम लोगों ने जो गलतियां की, वो इंटेलिजेंस की गलतियां आज भी हुई हैं। ये जो गलवान में जो हुआ, ये इंटेलिजेंस की गलतियों के चलते हुआ, क्योंकि इसका पक्का प्रमाण है। अब जैसे जनरल साहब ने कहा कि अब तो हमारे पास सैटेलाइट है, ये है यूएवीज और तमाम जो उपकरण है, तो जब ये आपके पास उपकरण है तो गलवान में घुसपैठ हो रही थी तो क्यों नहीं पता चल रहा था आपको? तो बेसिक बात यह है कि जो इंटेलिजेंस का जो बेसिक काम है वो और मजबूत करना होगा। अब आप देखिए कि लेह और लद्दाख के, लेह के जो ग्राम प्रधान है, गलवान के जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि हम तो जाने कितने अरसे से कह रहे हैं कि चीनी सेना जो है एकदम अंदर चली आ रही है, अपने तंबू का नाथ लगा रही है, लेकिन कोई हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हमारी बात का। तो अब इस पर जो ध्यान दिया जाने लगा है, ये एक रिमार्केबल बात है कि हम करगिल से सीख लेकर कुछ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने कहा 62 में, आप कह रहे थे, क्या बोला आपने 62 का? मैंने कहा कि 62 तक आप हारते रहे। एक बात याद रखिए आप, 62 में समान नहीं था, जो सैनिक खड़ा था वो खड़ा रहा, वो आपको सुनो एक सेकंड उससे बहस नहीं है, एक सेकंड उससे बहस नहीं है। मुझे खत्म करने दो, हारे कि नहीं, आप मेरे को खत्म करने कि नहीं, यार खत्म करने दो, बीच में क्यों आ रहे हो? ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं तो आप रह जाइए चुपचाप। ठीक है, ये कह रहा हूं कि जवान जो खड़ा था वो खड़ा रहा, चाहे उसके पास हथियार था या नहीं था, कपड़े थे नहीं थे, खाने का सामान था नहीं था, जब तक उसको आपने क्लियर नहीं किया आप आगे नहीं बढ़ा। तो जो जवान का है वो अलग बात है जवान कि पर ये नहीं टिप्पणी करेंगे, आर्मी पर नहीं, लेकिन एक सेकंड मुझे आपस नहीं होनी चाहिए। समझने में कहां दिक्कत हो रही है? मैं बोलूं या आप बोलो? नहीं, एक मिनट, मैं बोलूंगा ही इस बात पर, इसलिए कि मैंने भारतीय सेना का नाम नहीं लिया, मैंने नीतियों का नाम लिया। अच्छा, कि जो नीतियां रही हैं 1962 तक हम मार खाते रहे, 1962 के बाद अब भारतीय सेना के जवान किस तरह से शहीद हुए, उनकी शहादतों पर थोड़ी कोई चुनौती की चर्चा नहीं, हमारे सवालों का जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। छोड़ दो। किसी ने कहा है कि सीकर के जो सिपाही थे, उन्होंने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखा था कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। और ये जब चिट्ठी खुली उससे पहले उनका 100 आ चुका था। तो उन परिवारों के लिए तो रोज कारगिल है। राजनाथ सिंह जी ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि बाहरी दबाव के आगे अब ये देश नहीं झुकेगा, राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। क्या वो नीति अब तक कायम दिख रही है? राजनीतिक रूप से जो नेतृत्व निर्णय लेता उसमें ये कायम दिख रहा है? नहीं, अब तो कायम दिख रहा है, ऐसा लग भी रहा है रामेन जी, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो जी। क्योंकि अब आप देखिए कि जब तक यूपीए की सरकार थी और अपने जनरल वीके सिंह उसमें उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो इनसे और मनमोहन सिंह का और या यूपीए सरकार का तनाव क्यों हुआ था? इसीलिए तो हुआ था कि इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आपका जो है, आपका कोई उपकरण और हथियार और आयुध जो हैं वो युद्ध लड़ने लायक नहीं है, सब ऑब्सोलेट हो गया है, सब पुराने पड़ गए हैं। इस बात पर इन लोगों ने अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया उनके लिए, उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन ये करगिल कमेटी की रिपोर्ट, हम जो बार बार ये कह रहे हैं, करगिल कमेटी की रिपोर्ट ने सेना में आमूल चूल परिवर्तन की वकालत की थी। सीडीएस उसके कारण बना नहीं, उसके साथ साथ कई और चीजें रिकमेंड जो हुई, तो सीडीएस तो एक कदम हुआ, इसका मतलब है कि सरकार उस पर बढ़ी। हाँ, बिल्कुल। फिर आयुधों का आधुनिकीकरण, हथियारों की नए हथियारों की आपूर्ति या अच्छे विमान
लड़ाकू विमान की जो आपूर्ति हो रही है। तो ये सब एक कदम है जो बताता है कि हम सेना को आधुनिकीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। इसका मतलब जो पहले जो है ऑब्सोलेट टाइप जो सेना हो गई थी उसको अब आप रिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये एक सुखद संकेत है। हम अपने नेतृत्व की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, पूरी दीपावली जितने अब तक का समय रहा, दीपावली कहीं ना कहीं सेना के साथ मनाते हैं। तो क्या हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी ये मैसेज देता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सुख दुख में आपके परिवार के साथ खड़े? इससे क्या मनोबल बढ़ता है सेना का? हाँ, ये जो है ये बड़ा अहम एक मुद्दा है कि अब आप ये देखिए कि जैसे प्रधानमंत्री अचानक सुबह लेह पहुंच गए जी, और वो उस सेक्टर में पहुंच गए जहां जाने के लिए जनरल साहब बता ही रहे थे कि 14 दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। उन्हीं दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था दीपक बोरा का। दीपक बोरा पहले इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं और खास तौर पर लेह और लद्दाख वाली कमेटी के भी मेंबर रहे हैं, आज भी शायद हैं वो। उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग जब वहाँ जाते थे तो वहाँ 3-4 दिन समय, हम लोग जवान भी अगर हैं तो 3-4 दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए समय लगता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री पता नहीं किस जीवट का आदमी है कि ये सीधा सुबह निकलता है और सीधे वहां पर पहुंच जाता है, जवानों से मिलता है, अफसरों से मिलता है, स्ट्रेटेजिक वो पोजीशंस देखता है, मैप देखता है और उसके बाद अपनी बात कह के आता है। तो ये इसका एक बड़ा सुखद एक मैसेज है पूरे फोर्स में। उनको लगता है कि हमारा गार्जियन हमारे साथ। एकदम बिल्कुल। और देश का प्रधानमंत्री सपोज टू बी द गार्जियन, वो तो सपोज टू बी क्या, ही इज द गार्जियन। तो गार्जियन जब हमारे पीछे खड़ा होता है, अगर गार्जियन कहे कि उसको मार के आ जाओ और पीछे हम खड़े हैं, तो मार के तो एक कॉमन भाषा में मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो ये सेना दुगने जोश से एक बड़ा मनोबल का काम कर रहा है। ये पॉलिटिकल जो स्टैंड है और दृढ़ता है, जो आज तक दृढ़ता दिखी नहीं है, वो दृढ़ता आज दिख रही है। इसको रेखांकित किए जाने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि ये जो आधुनिकीकरण की तरफ जो जा रहे हैं, चूंकि अब लड़ाई का पूरा चरित्र बदल रहा है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए ना कि ये लड़ाई का हिस्सा है। ये जो है, ये हम लोग क्या है, ये करगिल ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना एक तरह का युद्ध है। ये क्रिएटेड बाय चाइना, ये हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस तरह के युद्ध से अब लड़ना है, तैयारी करनी है ना। साइबर वॉरफेयर में जाना है, आपको न्यूक्लियर वेपन्स का जो ये करना है, सब कंप्यूटराइज्ड और ये सब सारे युद्ध लड़ने हैं। तो दोनों फ्रंट अजीब तरह का समय है कि आपको ये जैविक युद्ध से लड़ने के लिए तैयार होना है, आपको न्यूक्लियर युद्ध से लड़ने के लिए तैयार रहना है, और दूसरा, जैसा जनरल साहब ने भी कहा कि हमको जमीन जीतने के लिए इन्फेंट्री को आगे करना होगा, ये भी युद्ध जीतना है। तो अभी मैं एक बात कहते हुए ये रुकता हूं कि अभी गलवान सब लोग कर रहे हैं, लिपुलेख कर रहे हैं। मेरी अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों से बात हुई, मेरा उस पर शोध भी चल रहा है। लेकिन मैं आपके जरिए ये बात फ्रंट पर रख देना चाहता हूं कि नेपाल की जो सीमा है, जो भारत से नेपाल की तरफ की जो सीमा है, तो नेपाल ने अपनी सीमा पर, जैसे कतरनिया घाट और दुधवा वाले जो इलाका है, उसके उस तरफ जो नेपाल का हिस्सा है, उसका पूरा का पूरा जंगल का एरिया, उसको प्लॉट्स में काट के, और चीन के जो एक्स आर्मी पर्सनल है उनको वो फार्म हाउस के रूप में दिया जा रहा है। रामन जी, फार्म हाउस के रूप में दिया जा रहा है ताकि वो उस पार से भारत की निगरानी कर सके प्रॉपरली। ये जो है, दिस हैज ऑलरेडी बीन कंफर्म्ड बाय आईबी, और इस पर एक काम चल रहा है। मेजर साहब, दो बातें, एक बात जरा थोड़ा क्लियर कर लूं जी, कि जैसे प्रधानमंत्री गए या जैसे राजनाथ सिंह गए, अगर आप इन इलाकों में आते हो और 2-3-4 घंटे बाद आप फ्लाई आउट कर लेते हो, तब एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। उसीलिए जैसे भी कभी आप देखो आर्मी चीफ आ जाते हैं या कोई और आता है, वो 3-4 घंटे काट के निकल जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, तो मनमोहन सिंह ऐसा साहस क्यों नहीं करते थे? चलिए खैर, वो पार्टी का चर्चा है, आई नो। बेसिक बात ये है कि आदमी मैन टू मैन डिपेंड करता है। चर्चा बहुत बड़ी है। जिन लोगों ने अपने जान न्यौछावर किया है देश के लिए, उनको सलाम, उनको विनम्र श्रद्धांजलि कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, दोनों लोगों का। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।